Good morning students. Myself Mrs. Devinder Kaur from KB Zirakpur. तो आज हम वेकेशन के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आपका सिलेबस में है वो स्टार्ट करेंगे. दैट इज एन बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट सेकेंड. और इसका हम 2 लेसन्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. और आज जो हम चैप्टर ले रहे हैं दैट इज 3rd चैप्टर ऑफ योर बुक. दिस वन दिस इज हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स. ठीक है, तो इसी चैप्टर को हम आज पढ़ेंगे डिटेल में. तो इसमें जो चैप्टर का नेम है हाउ टू स्टेट गवर्नमेंट वर्क, इसके अकॉर्डिंगली कि हमारा जो स्टेट है, हमारा जो राज्य है, देखो हमारा जो भारत है दैट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स. ठीक है, और स्टेट्स की अपनी अलग अलग गवर्नमेंट है ना. आपने लास्ट ईयर 6th क्लास में आपने पंचायत के बारे में पढ़ा था, ग्राम सभा के बारे में पढ़ा था. दैट इज लोकल बॉडीज है ना. लोकल सबसे निम्न स्तर का जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने पढ़ा था. अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे यानी कि 7th क्लास में, जिसमें हम स्टेट के बारे में जानेंगे कि स्टेट की गवर्नमेंट काम कैसे करती है. ठीक है, अब स्टेट की गवर्नमेंट काम कैसे करती है तो वी हैव टू बी फेमिलियर विद सम ऑफ द वर्ड्स और नेम ऑफ द सम ऑफिशियल्स. फॉर एग्जाम्पल maybe you are familiar with these words that is called collector, medical officers, and may you be और आपने वो भी सुना होगा, you have also heard an MLA who is your MLA. आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी का MLA कौन है, ये MLA का मतलब क्या है. ठीक है, और लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है ना. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MLA. MLA जो है उसको अगर हम दिस इज एब्रीविएशन ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली है ना. ही इज द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. अब लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, ठीक है, वो किस तरह से चुना जाता है, हाउ ही इज इलेक्टेड. ठीक है, वो कैसे, उसको चुनाव कैसे होता है, उसका इलेक्शन कैसे होता है. How they then become member of legislative assembly and they also form the government. जो state government है that is formed by the MLAs. अब वो MLAs जो है वो state government को कैसे बनाते हैं. और MLA रिप्रेजेंट क्या करता है ना, यानी कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, लोगों के द्वारा चुना जाता है. अगर वो लोगों के द्वारा चुना जाता है तो ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल. उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव है. समझ में आ गया. जैसे मान लीजिए कि अगर हम क्लास की बात करते हैं, वी वांट टू इलेक्ट योर मॉनिटर है ना. समटाइम्स हम क्लास में क्या करते हैं, आप कहते हैं कि मॉनिटर मैडम ये बना दीजिए, उसको बना दीजिए, इसको बना दीजिए, उसको नहीं बनाएंगे. तो इट मीन्स कि समटाइम्स टीचर क्या कह सकती है कि चलो हम इलेक्शन कर लेते हैं, क्लास में हम चुनाव कर लेते हैं है ना. तो उस चुनाव में जो मैक्सिमम वोट जिस बच्चे को पढ़ते हैं वो क्या बन जाता है, क्लास मॉनिटर बन जाता है. तो इसी तरह से किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग जो हैं जब किसी एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को ज्यादा वोट से जिताती है, यानी कि उसको ज्यादा वोट्स पड़ती हैं, तो वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या बन जाता है, MLA. MLA का फुल फॉर्म क्या है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. डू यू क्लियर इट कि मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, उसका मेंबर है वो. अब लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब है हम हिंदी में उसको विधान सभा कहेंगे. ठीक है, अब आपको मालूम है, आपने दिल्ली में देखा होगा कि संसद है, वहां पर पार्लियामेंट है. ठीक है, इसी तरह से उसी का ही एक छोटा रूप जो है वो स्टेट्स में है, उसको हम विधान सभा कहते हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, जिसमें ये सभी चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो काम करते हैं. ठीक है, अब थोड़ा सा एक ग्राफ के जरिए मैंने कोशिश करी है आपको, अगर मैं क्लास में होती तो श्योरली मैं क्लास में आपको अलग तरीके से समझाती, लेकिन यहाँ पर एक ग्राफ देखिए, एक फ्लो चार्ट के जरिए मैंने बताने की कोशिश की है कि स्टेट, मान लीजिए हमारे सराउंडिंग की ही हम स्टेट्स ले लेते हैं, जैसे कि हम
रिप्रेजेंट कर रहे हैं पंजाब को, और हमारे पास में ही हरियाणा है। अगर हम दूर की स्टेट को देखें तो गोवा कह सकते हैं हम, ठीक है। तो इस तरह से कई सारी स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है ना, राजस्थान है। तो ये सब क्या है, स्टेट्स है, राज्य हैं भारत के अलग अलग। तो ये स्टेट्स जो हैं, हर एक स्टेट डिवाइडेड इनटू किसमें डिवाइड होंगी, ये हर एक स्टेट जो है डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, अलग अलग जिलों में डिवाइडेड है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होती है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो सिटीजन है, नागरिक जो है, जिसकी आयु क्या है 18 ईयर्स एंड अबव, सिटीजन whose age is 18 years and above, उसको क्या राइट है, आपने राइट ऑफ वोट पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको राइट है वोट देने का। अब वो जो व्यक्ति है या सिटीजन है, वहां पर मान लीजिए 3 टाइप्स की पार्टीज जो है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो खड़ी है। मान लीजिए पार्टी ए, पार्टी बी या पार्टी सी, ठीक है। तो 3 तरह की पार्टीज है। एक पार्टी का नाम पार्टी ए है, दूसरे का नाम पार्टी बी है, तीसरे का नाम पार्टी सी है। तो इन पार्टीज को जो 18 इयर्स एंड अबव सिटीजन्स हैं वो क्या करें, वोटिंग देंगे। किसी को पार्टी ए पसंद है, किसी को पार्टी बी पसंद है, किसी को पार्टी सी पसंद है। समझ में आया? जैसे आपने मॉनिटर्स के नेम सजेस्ट किए, उसमें से किसी को प्राची पसंद है, किसी को अनुराग पसंद है, किसी को सम्राट पसंद है ना। तो जस्ट आई एम टेकिंग अ एग्जांपल। तो किसी ने सम्राट को वोट कर दिया, किसी ने प्राची को वोट कर दिया, किसी ने अर्नब को वोट कर दिया, ठीक है। तो अब उसको हम काउंट करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, इफ कैंडिडेट विंस इलेक्टेड एज एमएलए, मान लीजिए पार्टी ए जो है उसको सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको सबसे ज्यादा लोगों ने वोट दिए, ठीक है। अब इसका मतलब है तो वो जो जीता हुआ कैंडिडेट है वो क्या बन जाएगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए बन जाएगा। लेट्स से पार्टी ए विन विद 2/3 मेजोरिटी। मान लीजिए कि जो पार्टी ए है या प्राची जो है वो मैक्सिमम वोट से जीत गए, तो वो क्या बन जाएगी, ऑल इलेक्टेड मेंबर, ऑल इलेक्टेड एमएलए फॉर्म पार्टी ए। अब क्या होगा कि जो प्राची है वो तो मॉनिटर बन गई। इसी तरह से क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब देयर आर सो मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, है ना, एक स्टेट है वहां पर बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 4 पार्टीज 5 पार्टीज जो हैं आपस में फाइट कर रही हैं। अब उसमें से अलग अलग मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव, है ना। अब उसमें से जो जो जीतता जाएगा वो एमएलए बनता जाएगा। क्या बनता जाएगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनता जाएगा। अब ये देखा जाएगा कि पार्टी ए के कितने मेंबर्स एमएलए जीते, पार्टी बी के कितने जीते, पार्टी सी के कितने जीते। अगर मान लीजिए पार्टी ए के मैक्सिमम एमएलए जीत जाते हैं, है ना, कुछ एमएलए पार्टी बी के भी जीतेंगे, कुछ एमएलए पार्टी सी के भी जीतेंगे। अब क्लास मॉनिटर के लिए तो हमने जस्ट वोटिंग की और एक बच्चे को मॉनिटर बना दिया, लेकिन हम स्टेट की वोटिंग में क्या करते हैं, एमएलए बनाने के साथ साथ हमने चीफ मिनिस्टर भी बनाना है। समझ में आ रही है बात मेरी? चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री भी स्टेट का बनाना है। तो वो कैसे बनेगा, अब जो पार्टी के मैक्सिमम एमएलए जीतेंगे वो क्या अपना मेजॉरिटी लीडर बनाया जाएगा। यानी कि मेजॉरिटी लीडर्स, मान लीजिए कि पार्टी ए के एमएलए जो हैं ज्यादा जीते हैं, नंबर ऑफ एमएलए आर मैक्सिमम ऑफ द पार्टी ए, तो उसका मतलब क्या है कि पार्टी ए का ही सीएम होगा, यानी कि चीफ मिनिस्टर होगा, और वो मेजॉरिटी लीडर जो है वो क्या बन जाएगा, चीफ मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नर अपॉइंट करेगा। अब उस चीफ मिनिस्टर का नाम जो है वो गवर्नर के पास पार्टी लेकर जाएगी, एंड आफ्टर दैट गवर्नर अपॉइंट करेगा किसको, उसको चीफ मिनिस्टर को ओके कहेगा, ठीक है, दिस इज द लीडर ऑफ योर पार्टी, एंड मिनिस्टर्स अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स फ्रॉम इलेक्टेड एमएलए। अब उन्हीं मिनिस्टर्स में से
जो एमएलए बने हैं, चीफ मिनिस्टर क्या करेगा, अलग मिनिस्टर्स बनाएगा। ठीक है, एमएलए जो है वो ही क्या बनेंगे, मिनिस्टर्स बनेंगे ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, ये तो छोटा सा एक मैंने आपको समराइज करने की कोशिश करी है कि किस तरह से हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फॉर्म्ड होती है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अब यहाँ पर जो हम अपनी किताब को ही लेंगे, यहाँ पर इस किताब में दिस इज इन चैप्टर 3 जो हमारा स्टेट लिया गया है वो कौन सा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के नॉर्दर्न साइड में जम्मू कश्मीर है एंड सदर्न साइड में उत्तराखंड है और इधर वेस्टर्न साइड में जो है पंजाब है। तो हम जो किताब में आपको स्टेट हमने ली है वो कौन सी है, हिमाचल प्रदेश। ओके, तो यहाँ पर देखिए, मैप देखिए आप, यहाँ पर इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। स्टेट जो है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करा हुआ, जैसे ये ग्रीन है, ये पिंक है, यहाँ पर येलो है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये ब्लू कलर है। इसमें और छोटी छोटी लाइंस नजर आ रही हैं, ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। इसमें नंबरिंग करी हुई है, देयर आर सम नंबर्स आर आल्सो गिवन। ठीक है, यानी कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से जो हिमाचल प्रदेश है, देयर इज 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अगर 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं तो 68 ही एमएलए जो है वहां पर इलेक्ट होकर आएंगे। Every state in India has a legislative assembly. ठीक है, अब हम सभी स्टेट्स की हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि every state in India has legislative assembly. Legislative assembly यानी कि विधानसभा। ठीक है, हर एक स्टेट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट जहां पर बैठती है, जहां पर सीएम बैठता है, एमएलए बैठते हैं, वो कहां पर बैठते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो भारत की जितनी भी स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है ना, छत्तीसगढ़ है, देयर आर सो मेनी स्टेट्स, है ना। तो ये स्टेट्स, हर एक स्टेट की अपनी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो वहां पर बैठते हैं। Each state is divided into different areas as constituencies. Constituencies का मतलब क्या है, स्टेट की डिस्ट्रिक्ट्स, देन डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसी। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या है, एमएलए इलेक्ट किया जाता है। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी द मेंबर इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कि आपको मैंने उसमें थोड़ा ब्रीफिंग किया कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव जो है चुना जाता है। अब ये रिप्रेजेंटेटिव होता नहीं है कि एक ही होगा वहां पर, ऐसा तो फिर इलेक्शन ही नहीं होएगा। तो डिफरेंट पार्टीज जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव वहां पर खड़े करते हैं और जो जीत जाता है दैट बिकम अ एमएलए। ओके, दीज एमएलएज therefore belong to different political parties, अलग अलग पार्टीज है। अब आपने देखना कौन कौन सी, हमारे देश में कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज है। फॉर एग्जांपल भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है ना, अन्ना डीएमके है, देन अकाली दल है, देयर आर नंबर ऑफ क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज है। ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करती हैं, काहे के लिए, इलेक्शन के लिए। इन हिंदी लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड विधानसभा, ये ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। अब ये एक पिक्चर है मैंने बीच में ली है कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश है उसकी विधानसभा जो है वो अंदर से किस तरह से नजर आती है। जो सेंटर में है वो स्पीकर है और एक तरफ ऑपोजिशन बैठती है और एक तरफ जो है कौन बैठता है, इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं, जो रूलिंग पार्टी है उसके मेंबर्स बैठते हैं। ठीक है, इन दिस केस अगर हम देखें द बीजेपी एमएलए चूज, फॉर एग्जांपल जो बीजेपी है, देयर आर सो मेनी पार्टीज। अगर हम 2017 का डाटा देखते हैं स्टेट असेंबली इलेक्शंस का, तो देयर आर सो मेनी क्या है पार्टीज जो हैं
वो पार्टिसिपेट किया, जिसमें देयर आर सो मेनी पार्टीज, फॉर एग्जांपल भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट इज इन शॉर्ट INC, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दैट इज मार्क्सिस्ट, इंडिपेंडेंट। कई बार कोई लोग कहते हैं कि हमने तो किसी पार्टी में जाना ही नहीं है, हम तो किसी भी पार्टी के उम्मीदवार नहीं बनेंगे, हमने रिप्रेजेंटेटिव बनना ही नहीं है, हम तो इंडिपेंडेंट खड़े होंगे। तो दोज मेंबर्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट बिलोंगिंग टू एनी अदर पार्टी बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर्स, ठीक है। तो कुछ इंडिपेंडेंट, दे डोंट वांट टू बिलोंग एनी पार्टी। तो हम इस इलेक्शन को देखते हैं 2017 का। तो जो इलेक्टेड MLAs थे वो थे 44 ऑफ बीजेपी, 21 ऑफ INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, और कम्युनिस्ट का 1 एंड इंडिपेंडेंट 1, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए 68। ओके, अब इन 68 में मैक्सिमम पार्टी के जो मेंबर्स थे MLA वो कौन से थे 44। तो इट मींस कि जो MLA बीजेपी के MLAs हैं वो ही अपना चीफ मिनिस्टर भी अपॉइंट करेंगे, यानी कि वो अपना लीडर जो है वो बना देंगे, और गवर्नर जो है उसको क्या करेगा, अपना उस स्टेट का जो गवर्नर है वो क्या करेगा, उसको स्टैंपिंग कर देगा, नाउ दिस इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट। ओके, अब गवर्नर कौन है, ये तो नई चीज आ गई है। गवर्नर कौन है, गवर्नर इज द हेड ऑफ स्टेट, ठीक है। चीफ मिनिस्टर जो है दैट इज इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। MLAs वो भी इलेक्शन लड़ता है, वो भी रिप्रेजेंटेटिव है, वो भी लोगों के द्वारा चुना जाता है, लेकिन जो गवर्नर है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, ठीक है। और ही और शी इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो गवर्नर है दैट इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो गवर्नर जो है दैट इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। काहे के लिए रखा जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल कर रही है, कहीं ऐसी तो नहीं आके अपनी मनमानी कर रही है। तो वो एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रिप्रेजेंटेटिव होता है, लेकिन वो इलेक्टेड मेंबर नहीं होता है, बट ही इज ए हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। जो गवर्नर हाउस है ये मैंने देखे कि उसका बहुत सुंदर घर होता है। गवर्नर जैसे ही हमारे राष्ट्रपति होते हैं, बहुत बड़ा घर होता है, उनको बहुत सारी उनको पावर्स भी होती हैं, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज भी होती हैं। इज द हेड ऑफ द, राजा है वो स्टेट का, ठीक है। उसका बहुत सुंदर सा घर होता है। ये देखिए राजभवन, उसको हम राजभवन कहते हैं। गवर्नर हाउस इज कॉल्ड राजभवन। ये हिमाचल प्रदेश का राजभवन है। अब गवर्नमेंट में CM का क्या रोल है, CM एंड अदर मिनिस्टर्स व्हाट दे आर। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स have the responsibility of running government, यानी कि जो अब जब इलेक्शन हो गया तो चीफ मिनिस्टर और उसके साथ के जो उसके मेंबर हैं ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, MLAs हैं, उनका अब जिम्मेवारी बन जाती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू रन द गवर्नमेंट। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ है, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है ना, रेलवेज तो आ जाता है स्टेट में। तो इसी तरह से एग्रीकल्चर है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है। देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स जो कि चलाए जाते हैं, और उनके एक एक मिनिस्टर्स जो हैं काम करते हैं और अपने अपने डिपार्टमेंट्स को वो देखते हैं। दे हैव सेपरेट ऑफिसेस। अब हर MLA का अपना अपना अलग ऑफिस हो जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस where all the MLAs, whether from ruling party or from the opposition, meet to discuss the various things. अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें सारे ही MLAs बैठते हैं, है ना। जैसे कि अभी हमने पिछले देखा था कि बीजेपी की 44 MLAs थे, यानी कि बीजेपी के सबसे ज्यादा MLAs हैं, तो उन्होंने रूलिंग पार्टी हो गई। लेकिन रेस्ट ऑफ द MLAs आल्सो देयर, तो वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ जाते हैं। तो सम जो कि रूलिंग पार्टी के हैं वो एक तरफ बैठते हैं, और जो अपोजिशन के होते हैं वो अनदर साइड पे बैठते हैं, एंड दे आर डिस्कसिंग द थिंग्स। कोई भी एरिया का डिस्कशन करते हैं। अब वो MLAs अपने अपने एरिया के बारे में बताते हैं
कि यहाँ पर हमारे एरिया में पानी की समस्या है, हमारे एरिया में ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए वो अपनी बात जो है वो गवर्नमेंट के सामने रखते हैं और उसके बाद उसका सोल्यूशन जो है निकालने की कोशिश करते हैं। देयर इज सम डिबेट ऑन डिफरेंट इश्यूज। अब नेक्स्ट मीनिंग क्या है? दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज ए कॉलिजन गवर्नमेंट। अब कॉलिजन गवर्नमेंट का मतलब है एक मिली जुली सरकार, ठीक है। अब यहाँ पर इस केस में तो हमने देखा कि एक पार्टी ने क्या किया, बहुत सारी सीटें, मैक्सिमम सीट मेजॉरिटी जो है वो एक स्पेसिफिक पार्टी को मिल गई। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता कि उसको मेजॉरिटी सीट नहीं मिल पाती। अब वो मेजॉरिटी सीट नहीं मिलती तो क्या करते हैं कि वो जो छोटी पार्टीज हैं, फॉर एग्जांपल एक पार्टी ने 2 सीटें जीती हैं और एक पार्टी ने 4 सीटें जीती हैं, या एक पार्टी जो है वो इंडिपेंडेंट, एक बंदा इंडिपेंडेंट ही है, तो उनसे बात करके उनको अपने साथ मिला लेते हैं। यानी कि वो प्योरली बीजेपी नहीं होगी, उसमें 2 कैंडिडेट इंडिपेंडेंट के भी हो सकते हैं, 2 कैंडिडेट उसके दूसरी पार्टी के भी हो सकते हैं। ऐसे मिलाकर अलग अलग पार्टीज के मेंबर्स को मिलाकर वो एक अपना बहुमत यानी कि मेजॉरिटी शो करते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉलिजन गवर्नमेंट। एट टाइम द रूलिंग पार्टी मे नॉट बी अ सिंगल पार्टी बट अ ग्रुप ऑफ पार्टीज वर्किंग टुगेदर, यानी कि सिंपली वी कैन से दिस इज द ग्रुप ऑफ पार्टीज, डिफरेंट पार्टीज, एंड दिस इज कॉल्ड कॉलिजन गवर्नमेंट। यानी कि अलग अलग पार्टी के लोग जो हैं उसमें मिल जाते हैं और एक पार्टी बना लेते हैं। अब डिबेट कैसे होती है? जैसे कि कोई इशू है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये काम नहीं हो रहा है, हमारे वार्ड में ये नहीं हो रहा, तो ये सारा काम जो है वो डिबेट होती है उस लेजिस्लेटिव असेंबली में और उसको हम वहां पर डिस्कस हो जाता है। एंड दिस इज इन अ कॉमन यूजेस, हम उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट। वो क्या है? गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो है उस डिपार्टमेंट्स को अलग अलग मिनिस्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं। जो एमएलएस हैं दे बिकम अ मिनिस्टर्स, ठीक है। Some example, one minister become irrigation minister, one MLA become agriculture minister, one become a health minister। तो वो मिनिस्टर जो है अपनी अपनी एरिया की प्रॉब्लम जो है सामने एग्जीक्यूट करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। इन सब का ओवरऑल हेड कौन सा होता है? चीफ मिनिस्टर, ठीक है। द ओवरऑल हेड इज द चीफ मिनिस्टर। मोर करेक्टली दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ऑल द एमएलएस हु गैदर टुगेदर, ठीक है, उसको हम असेंबली कहेंगे। जैसे आपकी स्कूल में हम अलग अलग क्लासेस जो है वो मिल जाती हैं, आती हैं, जब आप असेंबली में आते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम असेंबली कहते हैं। असेंबल मतलब मिलना। तो असेंबली में सभी पार्टीज के जो एमएलएस हैं दे कम टुगेदर एंड दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, लेजिस्लेचर भी कहा जाता है। दे आर द वंस हु ऑथराइज द सुपरवाइज द वर्क, ठीक है। अब एक एक्टिविटी है आपकी किताब में, मैंने इसको एक्टिविटी नंबर 1 का नाम दिया है। अब इसमें आपने घर में क्या करना है? एमएलए एक आप आपस में घर में आपके अगर ब्रदर है, सिस्टर है, कोई भी है, आप अलग अलग मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी के बन जाएंगे। जैसे कि MLA 1, MLA 2, MLA 3। अब इस डिबेट को आप आपस में बात करेंगे, ठीक है, आपस में पढ़ेंगे, तो उसी तरह से डिबेट जो है वो असेंबली में होती है, ठीक है। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, किस तरह से अब काम कैसे कर रही है गवर्नमेंट का काम कैसे हो रहा है ना। तो जब वो असेंबली में बैठते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट करते हैं किसी इशू में, मान लीजिए कि पानी के बारे में या ड्रेनेज सिस्टम के बारे में या कोई और अदर सैनिटेशन के बारे में डिबेट हो रही है, तो उस इश्यूज की चर्चा जो है वो गवर्नमेंट करती है और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है। यानी कि जो भी इश्यूज जो हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में उठाए गए हैं, उसके बारे में डिबेट हुई है और बात हुई है अलग अलग एमएलएस की, उसका क्या रिजल्ट निकला है, उसका क्या सॉल्यूशंस जो है सजेस्ट किए गए हैं,
उन सजेशंस की फिर उसके बाद वो न्यूज़पेपर में भी छपता है, प्रिंट होता है, और टीवी चैनल्स जो हैं उस और अदर ऑर्गेनाइजेशंस के जो लोग हैं वो उस डिबेट में टीवी चैनल्स में आते हैं और उस मुद्दे के बारे में और अच्छे से डिटेल में गवर्नमेंट का क्या काम हो रहा है या क्या काम नहीं हो रहा है, कौन से इश्यूज पे काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, इन सब की बातें जो है ये डिफरेंट जो रिप्रेजेंट जर्नलिस्ट जो होते हैं, जो पत्रकार होते हैं या कुछ और इम्पोर्टेंट इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, उनको बुलाया जाता है और उसके बाद टीवी में भी इस इश्यूज पे डिबेट होती है, जो कि आजकल आप आम देखते हैं टीवीज में। फिर उसके बाद जब गवर्नमेंट अपना कोई इशू स्टैंड लेती है या कोई भी पॉलिसीज बनाती है या कोई लॉ बनाती है या कोई कानून बनाती है, तो उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें भी जर्नलिस्ट जो हैं वो गवर्नमेंट से बात करते हैं, सीएम या पीएम से बात होती है किसी भी मुद्दे के ऊपर। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद वही सारी चीजें जो है वो न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बताई जाती हैं और वो डिफरेंट डिपार्टमेंट जो हैं वो अपने अपने काम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यही सब चीजें मैंने आपको डिस्कस करी हैं कि किस तरह से there are various departments like public work department, agriculture department, health department, education department, तो इन सभी के जो काम है वो निश्चित किए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये सब लोगोज हैं अलग अलग, फॉर एग्जांपल हिमाचल पथ परिवहन निगम, हिमाचल प्रदेश पुलिस, हिमाचल प्रदेश सरकार, ठीक है, इसी तरह से हिमाचल फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हर एक स्टेट में होते हैं और उनको अपने अपने डिपार्टमेंट्स के काम जो है वो स्टार्ट करते हैं या उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से सिर्फ वो किसी प्रॉब्लम्स को ही शेयर नहीं करते हैं बल्कि दे आर ऑल्सो मेकिंग अ लॉ ऑल्सो, यानी कि कोई नया कानून बनाना है उसके ऊपर भी चर्चा होती है और उसमें भी मिनिस्टर्स जो हैं अपनी सारी स्टेप वाइज समझाते हैं कि हमने ये नया कानून बनाना है और उस कानून से किन लोगों को फायदा होगा और उसके क्या क्या फायदे हैं। जो रूलिंग पार्टी है वो नॉर्मली उस चीज के फायदे गिनाती है, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी क्या करती है, समटाइम्स उस रूल में कौन कौन सी कमियां हैं, ठीक है, कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं उनको डिस्कस करती हैं। तो फिर उसके बाद उन कमियों को दूर करके फिर असेंबली में भी वोटिंग होती है उस रूल को लेकर, और अगर वोट्स ज्यादा पड़ते हैं तो वो लॉ मेकिंग सिस्टम है उसमें वो लॉ बन जाता है। यानी कि पहले बिल लाया जाता है, बिल के बाद अगर उसमें वोटिंग ज्यादा हो जाती है यानी कि वो बिल जो है वो पास हो जाता है तो वो बिल जो है वो लॉ बन जाता है। ठीक है, कोई भी लॉ बनाने से पहले एक प्रॉपरली एक सिस्टम स्टेप्स होते हैं कि कैसे लॉ मेकिंग होती है। समझ में आ गया? ठीक है, इस तरह से हमारी जो लोकतंत्र है, हमारी डेमोक्रेसी जो है वो काम करती है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? लोगों की सरकार जो कि लोगों के द्वारा चुनी जाती है, और वो लोग कौन से हैं? जिनकी आयु 18 साल से अबव है, who have the age more than 18 years, they can be belong to any caste, any religion, any language। ठीक है, इसको हम यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी भी कहते हैं। तो जो लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है दैट इज ए डेमोक्रेसी, और जो एमएलए है वो क्या है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्या है? पीपल, यानी कि लोगों के द्वारा चुना गया एक व्यक्ति है जो कि हमारे एरिया के बारे में जो भी डिसीजंस है वो गवर्नमेंट तक पहुंच जाता है। ठीक है, एक और एक्टिविटी मैं चाहूंगी कि आप अपने घर में करें जो कि हमारा इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही है, दैट इज हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने याद है आपने 6th क्लास में आपने एक लेसन में पढ़ा हुआ है कि किस तरह से एक स्ट्रीट लाइट टूट जाती है तो किस तरह से बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि स्ट्रीट लाइट का बल्ब जो है वो कौन चेंज करेगा। तो इसी तरह का एक दिस इज ऑल्सो वन कॉमिक पोर्शन इन योर बुक
आप इस कॉमिक पोर्शन को पढ़िए और इसमें देखिए कि इस कॉमिक पोर्शन में क्या कहा गया है कि ये क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किस किस की है ना। तो इसके बारे में आप ये एक्टिविटी भी करेंगे और इसी में ही कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। व्हाट इज हैपनिंग इन पतालपुरम, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। व्हाई इज दिस प्रॉब्लम सीरियस, ठीक है। व्हाट एक्शन डू यू थिंक कैन बी टेकन इन अबव सच सिचुएशन। तो ये 3 क्वेश्चंस भी आप इनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ दिस इज द असाइनमेंट वर्क. These are some important questions which I have given you. Some of from your NCERT book. आप NCERT के बुक को भी रेफर करेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो है मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर एक अलग से दे रखा है, हु इज एन MLA, ठीक है। इसी के साथ कुछ प्रोजेक्ट वर्क भी मैं आपको दूंगी, तो वो नेक्स्ट में आपको इन सॉफ्ट कॉपी में आपको भेज दूंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। कौन सा चैप्टर है आपका? दिस इज द 3rd चैप्टर, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। मेरे ख्याल से आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन वी विल डिस्कस इन अनदर सेक्शन. ओके, थैंक यू सो मच बेटा. ओके, बाय बाय.